हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य को हम आज एक किंग मेकर के तौर पे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरीके की ट्रेनिंग दी, इस तरीके का ज्ञान दिया कि वो महाराजा बने और उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नाम था और कौटिल्य भी उनका एक पॉपुलर नाम हुआ करता था। चाणक्य का जो मुख्य एक टैलेंट था वो था कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे विश्वास करते थे, थ्योरीज पे बहुत ज़्यादा उनका विश्वास नहीं था। और उन्होंने डिप्लोमेसी, स्टेट्समैनशिप और जो पॉलिटिक्स के बारे में हमें बताया, उसकी आज भी हम तारीफ करते हैं और उसको आज के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। उनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली की तरह वो बड़े श्यूड पॉलिटिशियन थे। मैकियावेली ने जैसे कि हमें बताया कि जो एंड होता है, अंत, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए अगर हमें गलत रास्ते भी अख्तियार करने पड़ें या एन केन प्रकारेण भी अगर हम सही मकसद को पाएं तो वो उचित है। चाणक्य की जो फिलॉसफी है वो भी कुछ इस तरीके से है कि जो राजा है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका मुख्य काम होना चाहिए ध्येय को पाना। वो चाहे जिस तरीके से वो ध्येय को पाए, उसको ध्येय को नहीं छोड़ना चाहिए, ध्येय को पाने के लिए सारा प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने जो किताब उनकी है अर्थशास्त्र, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे पुराना ऑथेंटिक एक टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के 3 पार्ट्स हैं। एक है अर्थनीति। अर्थ का मतलब धन होता है, नीति मतलब पॉलिसी, मतलब जो धन से रिलेटेड पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो एक राजा की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि उस राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, वो आप पाएंगे जो अर्थनीति का पार्ट है। दूसरी उनकी थी दंड नीति। दंड नीति जो है वो बेसिकली डील करती है एडमिनिस्ट्रेशन से, जस्टिस से, कि जो आदमी सही काम नहीं करता है, गलत काम करता है, उसको हम किस तरीके से दंडित करें, कितना दंडित करें, वो चीज़ दंड नीति में कवर होती है। तीसरी जो है वो है विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, कि हम बाकी राजाओं के साथ में कैसे व्यवहार करें, कैसे हमारी जो है वो फॉरेन ट्रेड हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी विदेश नीति के अंदर कवर होती हैं। अब चाणक्य की जो पॉलिटिकल जो गवर्नेंस था, कि जो कैसे गवर्न किया जाए किसी राज्य को या किसी राष्ट्र को, उसके बारे में जो चाणक्य के आइडिया थे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट है, कि जो हायरार्की चलती है कि सबसे ऊपर कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा, ऊपर के ऑर्डर को नीचे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ये जो हायरार्की का जो सिस्टम है, और डिपार्टमेंट का सिस्टम है कि काम को डिवाइड कर दिया जाए अलग अलग पार्ट में और हर आदमी अपने अपना काम करे, उसका कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जो प्रोविंस थे उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीजन्स में, गांव में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से किया जा सके। वो ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे। देखिए, उस ज़माने में जो हमारी फ्यूडल थिंकिंग हुआ करती थी, और राजा तो एक तरीके से भगवान के तुल्य होता था, कई लोग तो भगवान का अवतार मानते थे उसको, इसलिए राजा ने जो किया वही सही है। लेकिन चाणक्य का ऐसा मानना था कि ये उचित विचार नहीं है और हर आदमी को रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए, और यहाँ तक कि जो राजा हैं उसको भी कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने जो भी राजा थे, मिनिस्टर्स थे और जो भी ऑफिशियल्स थे, सबकी ड्यूटीज़ को प्रेस्क्राइब किया गया। हर आदमी की क्या क्या स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं वो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया, ताकि हर आदमी को पता हो कि उसको क्या करना है। फिर उन्होंने हर एक जो गवर्नमेंट फंक्शनरी थी उसके लिए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। जैसे आज मॉडर्न टाइम में हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वैसे ही उन्होंने हर जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है उसको कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, उसको उन्होंने प्रेस्क्राइब किया। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। इसका देखिए मतलब ये है कि अगर राजा अच्छा है तो प्रजा भी अच्छी होती है, और राजा अगर खराब है तो प्रजा खराब होगी। और इसलिए जो राजा है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो राजा है
उसके अंदर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होना चाहिए, हाईएस्ट कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि लोग उससे इंस्पायर्ड होकर के अच्छे काम करें। उन्होंने जो ऑफेंसेस थे, जो कानून के जो तोड़े जाते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिमिनल और सिविल। जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, जिसमें कि ज़्यादातर आपको सज़ा होती है, जेल की सज़ा होती है, वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गए। और सिविल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि कई बार टैक्स से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, या बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कि फ़ाइन पेनल्टी से काम चल जाता है। तो जो लाइटर ऑफेंसेस हैं उसको सिविल ऑफेंसेस, और जो टफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं या बहुत हीनस टाइप के ऑफेंसेस हैं उनको क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्लासीफाई किया। फिर उन्होंने जो फ़ाइन पेनल्टीज़ हैं उसको लगाया जो भी आपने वायलेशन किया है उसके प्रोपोर्शन में। पुराने समय में कई बार ऐसा होता था कि छोटी से छोटी चीज़ों में किसी ने कम तौला, उसके लिए ही पता चला उसका हाथ काट लिया गया, या इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजंस होते थे कि मामूली से मामूली चीज़ों की गलती के लिए बहुत हैवी पनिशमेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने प्रोपोर्शनेट जो है पनिशमेंट की व्यवस्था की। उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य अच्छी तरीके से डेवलप करे तो आपको जनता का सहयोग लेना जरूरी है। आप जनता को प्रेशराइज करके, दंड दे करके किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का कॉपरेशन रहे। जब सब लोग मिल के काम करेंगे तभी जो है राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने जो अच्छा एडमिशन चलाने के लिए 4 मंत्र दिए जो कि आज भी उतने ही उपयोगी हैं, जिसको हम कहते हैं साम दाम दंड भेद। कि आपको जब काम कराना हो तो इन चारों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, सही समय पे, सही व्यक्ति पे, सही दंड का या सही मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए। जो साम है इसका मतलब है समझाना। सबसे पहला हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि लोगों को समझाया जाए, कन्विंस किया जाए, ताकि वो सही काम को करें और अपने मन से गलत काम छोड़ के सही काम करें। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास दूसरा होना चाहिए दाम, मतलब कि आप उनको रिवॉर्ड दें। अच्छा काम करने पे उनको रिवॉर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड, तीसरा है दंड, पनिशमेंट होना चाहिए। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बिना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि दंड होना चाहिए। लेकिन इन तीनों से भी कई बार काम नहीं होता है, तो उसके लिए चौथा उन्होंने मंत्र दिया जिसको हम कहते हैं भेद। भेद का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड एंड रूल। तो कई बार क्या होता है कि आपके खिलाफ जो एनिमी है बड़ा स्ट्रांग रहता है, अगर सारे के सारे लोग मिल जाएं तो आप उनको हरा नहीं सकते हैं, लेकिन उसका तोड़ निकालना पड़ता है। और अगर आप उनमें फूट डाल दें, उनको डिवाइड कर दें, तो आप बड़े से बड़े एनिमी को हरा सकते हैं। ये केवल ख़राब सेंस में ना सोचें, बल्कि आप सही सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लिया एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप पाएंगे आपके अंडर में अगर 100-200 लोग हैं, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसमें से कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं। अगर आप सबको बराबर ट्रीट करेंगे या सबको अगेंस्ट में जाकर के ट्रीट करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं। आपको ये करना चाहिए कि उनके बीच में डिवाइड करना चाहिए। कैसे? अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, बुरे लोगों के खिलाफ एक्शन लें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो अच्छे लोग हैं वो सब आपके साथ आ जाएंगे और बुरे लोग आपके अपोजिट साइड में चले जाएंगे। फिर आप इन अच्छे लोगों की मदद से उन बुरे लोगों को पराजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने अपोनेंट को डिवाइड करने से उनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है और फिर आप मजबूत से मजबूत जो अपोनेंट हैं उनको आप हरा सकते हैं। चाणक्य ने करप्शन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 40 करीब मेथड्स उन्होंने ऐसे बताए हैं जिससे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो पैसे की चोरी कर सकते हैं। उनका ये मानना था कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उसको पूरी तरीके से करप्शन से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि करप्शन आप पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे एक मछली होती है, अगर वो पानी के अंदर है तो ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि कब उसने पानी पिया। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो कब उसने पैसा कमाया, कहाँ पे पैसे का गमन किया, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका उन्होंने जो काट ये बताई कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका रेगुलर ट्रांसफ़र होता रहना चाहिए। जैसे कि एक गंदी मछली है उसको दूसरे पॉन्ड में आप शिफ्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ वो बाकी सारे फिश को, सारे जो पॉन्ड है उसको गंदा कर देगी। तो इसी तरीके से उनका ये कहना था कि जो ऑफिसर है उसको अलग अलग जगह अगर आप ट्रांसफ़र करते रहें तो वो कहीं पे भी वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से वो जो है करप्शन को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और आज भी जो है भारत के अंदर आपने देखा है कि ये जो रेगुलर ट्रांसफ़र की पॉलिसी है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली हर डिपार्टमेंट में फॉलो होती है। अब हम जानते हैं कि जो चाणक्य के जो
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या प्रिंसिपल थे, राज्य चलाने से रिलेटेड जो उन्होंने हमें प्रिंसिपल्स बताए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है, जो राज्य करना है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, वो पॉलिटिक्स की किताब है। और इससे आपको ये मैसेज मिलना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है उसका जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स है या राजा हैं, महाराजा हैं, उनका अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि राज्य का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो राजा हैं या जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी लिमिटेड होनी चाहिए, और किसी भी कीमत पे जो ये सैलरी है, जो खर्चा है इनके ऊपर, वो राज्य के रेवेन्यू का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत हाई पेमेंट जो है वो टॉप ऑफिशियल्स को नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि किसी भी राज्य में स्टेबिलिटी तब रह सकती है जबकि जो राजा हो या जो रूलर्स हों वो अकाउंटेबल हों और उनको हटाने का प्रोविज़न हो, ताकि एक बार वो इलेक्ट हो गए या बन गए तो उनको ये ना लगे कि अब जो चाहें हम कर सकते हैं। जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी जो मशीनरी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए, वो काम के हिसाब से डिवाइडेड होनी चाहिए और एक वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। हर एक आदमी का एक रोल होना चाहिए, एक प्रॉपर उसके अंदर सुपरविज़न का मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि अगर नीचे से कोई आदमी गलती करता है तो ऊपर वाला जो है उसको सही कर सके। उसके बाद में उनका ये मानना था कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने हिसाब से जो है वो चलाए, उसको एक फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो अपने जो जुरिडिक्शन में काम है उसको अच्छे तरीके से उसको कर सके। और उसके लिए जो मिनिस्टर्स हैं या जो काउंसलर्स हैं या जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद से वो ये सब काम करे, वो अपने डिपार्टमेंट को रन करें। और जो उनका सिलेक्शन हो, जो टॉप ऑफिशियल्स का सिलेक्शन हो, वो उनके करेक्टर के हिसाब से और उनकी बैकग्राउंड के चेक के बाद में ही होना चाहिए। चाणक्य का ये मानना था कि जो राजा है उसका एक बहुत बड़ा रोल ये रहता है कि एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए क्रिएट करें। जैसे सड़कें बननी हैं, आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बिजली का इंतजाम होना चाहिए, अच्छी सड़कें बननी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, उसको डेवलप करना जो है वो राजा की जिम्मेदारी होती है। उनका ये मानना था कि जो ऑफिसर्स होते हैं जो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे कि राजस्व की क्षति होती है, देश को नुकसान होता है, उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। और जो ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे कि देश का फ़ायदा हो, राजस्व का फ़ायदा हो, उनको हमें रिवार्ड करना चाहिए। हमारी जो वेज पॉलिसी है, जो हम सैलरी देते हैं, वो फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा ना हो, किसी को बहुत कम ना हो। और जो बिजनेसमैन है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो उसको सर्वोपरि होना चाहिए, और राजा की ये जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो एक गारंटीड होनी चाहिए। आप इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बेचें, और एडल्ट्रेशन जो मिक्सिंग करते हैं चीज़ों को, वो भी आपको करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और जो आदमी मिक्सिंग करे उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाणक्य ने अपने समय में जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स बेचते थे हाई क्वालिटी गुड्स के नाम पे, उसके खिलाफ में दंड देने का उन्होंने प्रोविज़न बनाया। और उन्होंने कई ऐसे कमोडिटीज़ थी जिसमें कि जो प्रॉफिट मार्जिन था उसको फिक्स करने का प्रोविज़न किया, और जो लोग उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे उसके खिलाफ में पनिशमेंट की व्यवस्था की गई, उनको दंड देने की व्यवस्था की गई। उनका ये मानना था कि जो प्राइजेस हैं उस पर राजा को या जो रूलर हो उसको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उसको बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस को डिसाइड करने का अधिकार होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस उसको अधिकार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट बना रहा है तो राजा को इंटरवीन करना चाहिए। और इसी तरीके से मान लिया मार्केट में डिमांड नहीं है और कोई चीज़ बिक नहीं रही है और उससे बिजनेस बंद होने की नौबत आ रही है, तो राजा को जो इंटरवीन करना चाहिए ताकि डिमांड को क्रिएट किया जा सके और इस तरीके से बिजनेस को डूबने से बचाया जा सके। चाणक्य एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका मेन फोकस होता था इकोनॉमिक्स, और इसीलिए ट्रेड और एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने जो विचार दिए वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। उनका ये कहना था कि जो एग्रीकल्चर है वो जो माइनिंग होती है उससे बेटर है। इसका मतलब कि एग्रीकल्चर जो होता है वो आपके घर को भी समृद्ध करता है और साथ साथ में राजस्व भी आपको राजा को प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस ज़माने में जो है वो
राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है एग्रीकल्चर था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ करती थी। और इसलिए जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें एग्रीकल्चर के प्रमोशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉरेन ट्रेड जो है उनके समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, और उन्होंने फॉरेन ट्रेड पे प्रमोट किया, क्योंकि फॉरेन ट्रेड से एक तो आपको सस्ते दाम पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, दूसरी बात यह है कि जो पड़ोस के राज्य हैं उनके साथ में आपके अच्छे संबंध भी होते हैं, और इस तरीके से जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं तो उससे जो है राज्य को और राष्ट्र को फ़ायदा होता है। उनका ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, और ये देखा जाए कि रास्ते में चोर डकैत या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो ट्रेडर को एक्सप्लॉयट करते हैं, उन सब की समस्या से निजात दिलाया जाए, ताकि आदमी खुले दिल से अच्छे तरीके से बिजनेस करे, प्रॉफिट कमाए, और इसी से देश का भला हो सकता है। चाणक्य ने और भी बहुत सारे आइडिया दिए जिसका कि अपना महत्व है। जैसे कि उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा था वो था कि फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट किया जाए और फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट किया जाए। देखिए, फ्रॉड जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जब आप उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको प्रिवेंट कर लें तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं, तो फ्रॉड का मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके से जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। चाणक्य अपने समय में जासूसों को लगाते थे जो सरकारी डिपार्टमेंट में किस तरीके के काम हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, जो कि आजकल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। ये चाणक्य अपने समय में उसको किया करते थे, और उनका बहुत बड़ा फोकस था एजुकेशन पे। एजुकेशन को वो बहुत महत्व देते थे, और जो तक्षशिला और जो नालंदा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके समय में ही उनकी ग्रोथ हुई, और पूरे विश्व में उन्होंने ज्ञान को बांटने का काम किया। वो एक बहुत ही प्रैग्मेटिक पर्सन थे, प्रैक्टिकल आदमी थे, बहुत ज़्यादा थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे, और किसी भी तरीके से रिजल्ट पाया जाए इस बात पे उनका फोकस रहता था। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने चाणक्य के बारे में जाना, जो कि एक बहुत ही महान विचारक थे, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, और एक तरीके से किंग मेकर थे। उनके जो विचार हैं वो हमें सही रास्ते पे ले जाने में और हमें अपने मकसद को अचीव करने में बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, आज हम चाणक्य के कुछ इम्पॉर्टेंट जो कोटेशंस हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 4 है उसमें अक्सर कुछ महान व्यक्तियों के कोटेशंस दिए जाते हैं, और आपको उसकी व्याख्या करने को या उसको समझाने को कहा जाता है। तो चाणक्य एक इतने इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि जिनके बहुत सारे ऐसे कोटेशंस हैं जो कि अक्सर आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और कई बार वो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एजुकेशन से रिलेटेड उनके कोट के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा, एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। एजुकेशन या ज्ञान आपका या पढ़ना आपका सबसे अच्छा मित्र है। एन एजुकेटेड पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। देखिए, जो खूबसूरती है और जो जवानी होती है वो समय के साथ में ढल जाती है, लेकिन जो ज्ञान है जो हम सीखते हैं अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, बुक से, वो कभी पुराना नहीं होता और वो हमेशा उपयोगी रहता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए, एजुकेशन को पाना चाहिए। चाणक्य की एक सबसे खास बात ये थी कि वो बड़े ब्लंट बोलते थे, जो सत्य है उसको बोलते थे, चाहे वो आप उसको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, वो एथिकल हो अनएथिकल हो, लेकिन उनका जो सोचना था, जो समझते थे, जो उन्होंने दुनिया देखी थी उसके बारे में बात करते थे। जैसे कि उन्होंने एक उनका बड़ा फेमस कोट है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। ए पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट। स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट एंड द ऑनेस्ट पीपल आर स्क्रूड फर्स्ट। जो सीधे पेड़ होते हैं उनको सबसे पहले काटा जाता है, और जो ईमानदार लोग होते हैं वो सबसे पहले सफ़र करते हैं। तो देखिए, ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईमानदार होना बहुत अच्छी चीज़ है, हमें ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन जो बेईमान लोग हों, जो हमारे साथ बेईमानी करें, जो हमें धोखा दें, उनके साथ में भी अगर हम ईमानदार रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो हम ईमानदार रहें, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी या कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ में हमें ईमानदार नहीं रहना चाहिए। उनका एक दूसरा कोट है, इवन इफ ए स्नेक इज़ नॉट पॉइजनस इट शुड प्रिटेंड टू बी वेनोपनस।
कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई सर्प है जिसके अंदर कोई विष नहीं है, उसको भी ऐसा दिखाना चाहिए कि उसके अंदर एक विष है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि कई बार हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे आदमी हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम हर आदमी को प्रेम करते हैं, हर आदमी का भला करना चाहते हैं। ये कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे जितना भी शास्त्रों में लिखा हो। क्योंकि जब लोगों को ये पता चल जाता है कि आप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका इरादा ये नहीं है कि आप किसी का नुकसान पहुंचाएं, लेकिन कम से कम लोगों को ये डर होना चाहिए कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर उनको ये डर रहेगा, जैसे कि सांप के अंदर वो सिर्फ अगर प्रिटेंड करे कि उसके अंदर जहर है, तो क्या होगा कि लोग उसको नहीं छेड़ेंगे। उसी तरीके से अगर लोगों को लगे कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो आपसे पंगा नहीं लेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरीके से उनका एक कोट है कि एक सांप है या राजा है या शेर है या एक जो बर्र है, एक छोटा बच्चा है या कुत्ता जो दूसरे का है या जो मूर्ख है, इन लोगों को सोते से नहीं जगाना चाहिए। देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके हिसाब से सही काम नहीं कर सकते हैं, या कई ऐसे लोग होते हैं जो शायद सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं, या ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जबकि आप उसको अप्रूव नहीं करते हैं। अब जैसे सांप है, वो तो काटेगा अगर उसको आप छेड़ोगे, तो बर्र है, उसको छेड़ोगे तो काटेगी आपको। कोई बच्चा है, वो सो रहा है, अपना आराम से एंजॉय कर रहा है या चुपचाप लेटा हुआ है, उसको आप छुओगे वो रोना शुरू कर देगा। दूसरे के कुत्ते को अगर आप छुओगे वो काट लेगा आपको। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जबकि हमें दूसरों के साथ में नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी अपनानी चाहिए। जियो और जीने दो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये जो खूबसूरत कोट है, इससे हमें पता चलता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी जिएं और दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, जब तक कि वो बहुत ही ऑब्लिगेटरी नहीं हो। अब हम जानते हैं उनके कोट के बारे में, जो डर के बारे में है। उन्होंने कहा कि एज सुन एज द फियर अप्रोचेज नियर, अटैक एंड डिस्ट्रॉय। जब भी आपको डर लगे तो डर का मुकाबला करिए और डर को ख़त्म करिए। देखिए, डर जो है वो हर व्यक्ति को लगता है। जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं, जब भी कोई लाइफ में चैलेंज लेते हैं, जब भी आप ऐसे अपोनेंट के सामने होते हैं जो कि आपसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो डर का होना लाजमी है, ये नेचुरल है। लेकिन आप अगर डर से भागने लगे तो फिर छोटी छोटी चीज़ों से आप डरने लगेंगे। इसलिए आपको डर का मुकाबला करना चाहिए, और डर का मुकाबला करके ही आप डर को जीत सकते हैं और डर को समाप्त कर सकते हैं। ये डर हमारे दिल के अंदर से पैदा होता है और हम उसको अपने विचारों से और अपने एक्शन से उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब हम जानेंगे उनके कुछ कोट्स हैं फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में। जैसे उनका एक कोट है, देयर आर सम सेल्फ इंटरेस्ट बिहाइंड एवरी फ्रेंडशिप, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, दिस इज अ बिटर ट्रूथ। मतलब कि हर एक दोस्ती के अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ निहित होता है, ये एक कटु सत्य है। देखिए, हम क्या होता है, कई बार अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जिनसे हम प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा अधिकार है उनके प्रेम को पाना। ये चीज़ सही नहीं है। आपका जिम्मेदारी है कि जो आपको प्रेम करते हैं उनको आप प्रेम करें, जो आपकी हेल्प करें उनको आप हेल्प करें। और इसीलिए हमें जो फ्रेंड्स हों या कोई भी रिश्ते हों, उसके अंदर एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, इसको समझना चाहिए। और जब भी हम उनसे कुछ लें तो हम उनको कुछ देने की नीयत रखें। एक उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट कोट है जो बड़ा प्रैक्टिकल है, नेवर मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु आर अबव और बिलो यू इन स्टेटस, सच फ्रेंडशिप विल नेवर गिव यू एनी हैप्पीनेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे दोस्त हों वो ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे जैसे हों। अगर वो बहुत अमीर हैं, बहुत आगे हैं हमसे, या बहुत पीछे हैं, तो उनके साथ में आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप अगर एक मिडिल क्लास आदमी हैं और आपका जो दोस्त है बहुत ही अमीर है, तो आप उसके साथ जाएंगे, अपने को हमेशा आप इन्फीरियर महसूस करेंगे, आपको खुशी की जगह पे दुख होगा। उसी तरीके से कोई दोस्त अगर बहुत गरीब है तो उसके साथ भी जब आप मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी नहीं होगी, उसको भी मिल करके आपके साथ में कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारे फ्रेंड्स हों उसी लेवल के हों, मोर और लेस जिस लेवल के हम स्वयं हैं। अब हम जानते हैं कि चाणक्य के कर्म के बारे में क्या विचार थे। उन्होंने एक बार कहा कि मैन इज ग्रेट बाय डीड्स एंड नॉट बाय बर्थ। कहने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति महान होता है अपने कर्मों से महान होता है, किसी कुलीन वंश में पैदा होने से महान नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं तो वो
उसको आप जो है ना समझें कि आप महान हो गए। अच्छे कर्म करें, चाहे आप छोटे से छोटे परिवार में पैदा हुए, आप महान बन सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। उसी तरीके से उन्होंने एक कोट दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेला पैदा होता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इस दुनिया में जो भी अच्छे और बुरे उसको परिणाम होते हैं वो भी उसके कर्मों से ही मिलते हैं, और इन्हीं कर्मों की वजह से स्वर्ग जाता है या फिर नरक जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कर्म प्रधान है। चाहे आप कुछ भी हों, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो हमेशा आपको इस दुनिया में भी अच्छाई मिलेगी, इस दुनिया में भी लाइफ को एंजॉय करेंगे, और इस मृत्यु के बाद में अगर आप परलोक जाते हैं उस दुनिया को भी एंजॉय करेंगे। और इसीलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो फूलों की खुशबू होती है वो तो एक ही दिशा में जाती है जिस दिशा में हवा बह रही हो, लेकिन जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनकी जो महत्व होता है, उनकी जो प्रचार होता है वो चारों दिशाओं में जाता है। तो जब भी कोई आदमी अच्छा कर्म करता है तो आप देखेंगे उसकी ख्याति चारों तरफ होती है। हर आदमी अप्रिशिएट करता है कि फला आदमी अच्छा आदमी है, और इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म जो है वो हमें अच्छा बनाते हैं, हमें पॉपुलर बनाते हैं, लोग हमें विश्वास करते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। चाणक्य का एक बहुत ही फेमस कोट है अति सर्वत्र वर्जिते के बारे में, जिसका संस्कृत वर्जन भी दिया हुआ है, और इसका हिंदी में जो मतलब है वो ये है: अति रूपमती होने के कारण ही सीता का हरण हुआ, अति गर्व के कारण रावण मारा गया, और अति दानी होने के कारण राजा बलि बंधन में पड़ गए। अतः निश्चित ही अति का सर्वत्र त्याग किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अगर आप अति कर देते हैं तो हमेशा उसका अंजाम बुरा होता है। चाहे आप ईमानदारी की अति करें, चाहे आप बेईमानी की अति करें, चाहे जिस चीज़ की भी अति करें, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की अति ना करें। हर चीज़ जो है एक लिमिटेड मीन्स में इस्तेमाल करें। और यही प्रिंसिपल अगर हम देखें तो बुद्धा ने भी जो मिडिल पाथ बताया वो भी इसी तरीके था, या एरिस्टोटल का भी जो मिडिल पाथ था वो भी इसी से मिलता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का जो एक्सेस होता है वो हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मिडिल पाथ पे चलें और किसी भी चीज़ की एक्सेस ना करें। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने चाणक्य के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स के बारे में जाना, और हमने उनके विचारों के बारे में जाना, और हमने ये समझा कि कुछ विचार उनके ऐसे हैं जो कि अनैतिक हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनके जो विचार हैं बहुत प्रैक्टिकल हैं, और हम अगर उसको आम जिंदगी में इस्तेमाल करें तो हम अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, और ज़िंदगी के जो हमारे मकसद हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक महान कवि और विचारक के बारे में जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था। इनका जन्म 1861 में हुआ, और एक भरे पूरे और एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ। ये बचपन से ही इनको जो है, जो एक कन्वेंशनल टीचिंग होती है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसमें उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा एक बड़े अनकन्वेंशनल टाइप के थिंकर थे। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनको इंग्लैंड में भेजा गया यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए। आगे चल के उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, और वो एक बहुत बेहतरीन राइटर और फिलोसोफर की तरह जाने जाते हैं। इन्होंने नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, वो बहुत अच्छे पेंटर थे और बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, वो जो कला होती है, कला के हर फील्ड में माहिर थे। उन्होंने जो म्यूज़िक बनाया, जिसको रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं, आज भी पूरे देश में और दुनिया में बहुत पॉपुलर है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा राष्ट्रगीत है जनगण मन, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। उनको उनकी जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको ये गौरव हासिल हुआ था, और ये 1913 में हुआ था। उनको नाइटहुड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया 1915 में, और गांधी जी ने उनको गुरुदेव का टाइटल दिया। उन्होंने गांधी जी को महात्मा का टाइटल भी दिया था। जब हमारे देश में जलियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए, तो उनको जो नाइटहुड मिला था उसको उन्होंने ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया था और एक चिट्ठी लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस चिट्ठी थी, जिसमें उन्होंने उसको पेशकश की थी कि नाइटहुड को वापस कर दिया जाए। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना 1921 में की। वो एक महान थिंकर थे और बड़े रैशनल थिंकर थे, और उस समय जो ब्रह्मो समाज था उसको उन्होंने ज्वाइन किया और उसके विचारों को वो फॉलो करते थे। वो जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे और ये मानते थे कि जो जाति है और जो हमारा देशभक्ति है, जो नेशनलिज्म है, वो एक साथ नहीं चल सकते। और इसलिए उन्होंने इस बारे में कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एक हो, नेशनल यूनिफिकेशन हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारी जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ में हम रिवोल्ट करें, उसके अगेंस्ट में जाएं और जाति प्रथा को हम ख़त्म कर दें। क्योंकि ये जो जाति प्रथा है वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है, और जितने भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं उसका सबसे बड़ा वो अवरोधक है या उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी कि वो उस जमाने में भी बड़े नवीनतम विचारों के अनुयायी थे, नवीनतम विचारों को मानते थे, और ये जो दकियानूसी विचार हैं या जो धर्म को हर चीज़ से जोड़ने की जो बात है उसको वो नहीं मानते थे। गांधी जी से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन उसके बावजूद गांधी जी से उनके बड़े डिफरेंसेस भी थे। जैसे कि 1934 में बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया और इसमें बहुत लोग मारे गए, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये ईश्वर ने जो हमारे जो पाप हैं उसकी हमको सजा दी है, और ख़ास तौर से जो हम छुआछूत मानते हैं उसकी हमको सजा दी गई है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने उसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही बेईमानी है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो होते हैं उसको हमारे देश की आम जनता जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मैं समझता हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि जो भूकंप आता है उसमें किसी भी तरीके का पाप शामिल होता है। इसी तरीके से गांधी जी हमेशा मानते थे कि हमें चरखा चलाना चाहिए, मैनुअल लेबर करना चाहिए, वो अपना कपड़ा खुद जो है वो बनाते थे, लेकिन टैगोर इसके खिलाफ में थे। वो इस फेवर में थे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, इससे हमारी जो अननेसेसरी जो एक ड्रजरी है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो बचेगी और हम गरीबी को हटाने में कामयाब होंगे, क्योंकि चीज़ें सस्ते दर पर मुहैया होंगी और बहुत लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आज हम सब इस बात से सहमत हैं कि टैगोर के विचार बिल्कुल सही थे। इसी तरीके से गांधी जी ये मानते थे कि अगर हम चाहते हैं कि परिवार ना बढ़े तो हम मॉरल एब्सटिनेंस करें, मतलब कि हम शारीरिक संबंध ना बनाएं पति पत्नी के बीच में। लेकिन जो टैगोर जी का मानना था वो ये कहते थे कि हमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो परिवार नियोजन की उसको हमें मानना चाहिए। गांधी जी जो मेडिसिन थी, एलोपैथिक मेडिसिन थी, उसके खिलाफ थे। वो नेचुरोपैथी को मानते थे। टैगोर का विश्वास जो है वो नेचुरोपैथी से कहीं ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन पे था। इसी तरीके से टैगोर के बहुत सारे ऐसे विचार थे जो बड़े मॉडर्न थे, और कुछ ऐसे विचार थे जो कि उस समय की पॉपुलर जो एक थीम थी, खास तौर से जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसके खिलाफ थे। अब जैसे वो इस बात को मानते थे कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन, और एजुकेशन ऐसी हो जो मॉडर्न हो, साइंटिफिक हो। इस तरीके की एजुकेशन हमें देने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की जिसमें वो अपने तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, और उनका ये मानना था कि ज्ञान हमें हर स्रोत से लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। तो चाहे वो वेस्ट से आए, चाहे वो ईस्ट से आए, चाहे इस स्क्रिप्चर से आए, चाहे उस स्क्रिप्चर से आए, जहाँ से भी ज्ञान मिले हमें ज्ञान लेना चाहिए। उस समय जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो धर्म का इस्तेमाल करते थे लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए। इस बात के टैगोर बिल्कुल खिलाफ थे। वो एक्सट्रीमिज्म जो था जिसमें कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसको मानते हुए जो एक हिंसा का मार्ग बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर फॉलो करते थे, वो उसके भी खिलाफ थे। यहाँ तक कि उनका ये मानना था कि ब्रिटिश राज जो है, ब्रिटिश की जो हुकूमत है, उससे हमारे देश को फ़ायदा हुआ है। आप सोचिए कि कितनी ये रिवोल्यूशनरी थॉट है, क्योंकि उस समय हर आदमी ये कहता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें लूट लिया, ब्रिटिशर्स ने हमें बर्बाद कर दिया, और उस सिचुएशन में इस तरीके की विचारधारा रखना कि ब्रिटिशर से हमारे देश का फ़ायदा हुआ है, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी थॉट था। और उनका ये भी मानना था कि हम जो प्रॉब्लम हमारे देश की थी उस समय वो सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम कम थी। कहने का मतलब कि अगर नेता बदल भी जाएं
तो देश नहीं सुधरने वाला जब तक कि हम सोसाइटी को नहीं सुधारते हैं। उन्होंने बहुत सारे कोट्स दिए, बहुत सारी बातें कही जो कि आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे उन्होंने कहा कि यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप अगर समुद्र को पार करना चाहते हैं तो केवल आप समुद्र को, पानी को देखते रहें, उससे आप पार नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पा सकते हैं। एक उनका बड़ा फेमस कोट है, आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वाज जॉय। मैं सोया और मैंने देखा कि जिंदगी एक जॉय है। मैं जगा और पाया कि जिंदगी एक सर्विस है। जब हम जगते हैं तो हम देखते हैं हमें काम करना है, काम करना है। और फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा सर्विस वॉज जॉय, मतलब कि काम करना ही सबसे बड़ा जॉय या खुशी का स्रोत है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम से दूर भागते हैं, काम कम से कम करना पड़े ताकि ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मज़े लिए जाए। लेकिन इस खूबसूरत कोट से आप ये सीखे होंगे कि जब हम काम करते हैं तभी हमको असली आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरीके से उनका एक जो पोयम है एकला चलो रे, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में कोई भी आपका साथ न दे, कोई भी आपके साथ न चले, तो आपको अकेले चलने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी बात का कोई जवाब न दे, इफ़ दे आंसर नॉट टू यू दाई कॉल वॉक अलोन, अगर लोग आपकी बात को नहीं सुनते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं, अकेला चलो। अगर बाकी लोग जो है डरते हैं और वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं क्योंकि हकीकत को देखना नहीं चाहते, और ऐसे सिचुएशन में भी चाहे आपको फ़ायदा हो, नुकसान हो, चाहे आप लकी हो अनलकी हो, अपने दिल की बात सुनो और अकेला चलो। तो इस तरीके से ये एकता चलो रे जो उन्होंने बात कही, वो बड़ी इंस्पायरिंग बात है जिसको कि हम सबको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब आपकी बात को कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, तो आपके अंदर ऐसे गट्स होने चाहिए, आपके अंदर ऐसा साहस होना चाहिए कि आप अकेले भी अपने रास्ते पे चल सकें। तो उन्होंने कहा, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। ये जो माला घुमाना है उसको छोड़ो, भजन गाना छोड़ो। Whom do you worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? मंदिर के दरवाजे चारों तरफ से बंद हैं और इस अंधेरे में तुम किसकी पूजा कर रहे हो? Open your eyes and see your God is not before you. अपनी आंखें खोलो और तुमको दिख जाएगा कि भगवान तुम्हारे सामने नहीं है। तो भगवान को हम कैसे देखें? उसके लिए उन्होंने बताया, He is there where the tiller is tilling the hard ground. एक मजदूर जहां पे कड़ी मेहनत कर रहा है, कड़े जमीन को खोद रहा है, वहां जाओ। वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन, रास्ता बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है, वहां जाओ। ही इज विद देम इन सन एंड द शावर। वो धूप में, बरसात में जो आदमी मेहनत कर रहा है, भगवान वहां है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। वो ऐसे लोगों के बीच में है जिसके जो कपड़े हैं गंदे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो अगर भगवान को हमें पाना है तो हमें ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा जो मेहनत कश हैं, मजदूरी करते हैं, ना कि मंदिर में जा कर के पूजा भजन करने से। ये बड़ी खूबसूरत सी पोएम है जो उन्होंने गीतांजलि में कही, और ये हमें इंस्पायर करती है कि हमें मेहनत करना चाहिए और मेहनत से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाना, उनके महान विचारों के बारे में जाना, और ये जाना कि हमें रैशनल थिंकर होना चाहिए, सही सोच होनी चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, हर स्रोत से ज्ञान अर्जित करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इमेंस है और उसको हम कभी भूल नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और लीडर भी थे। उनका जो पर्सपेक्टिव था बहुत वाइड था। वो एक डायरेक्शन में नहीं सोचते थे, सोसाइटी में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, किस तरीके से वो जो है लोगों को लीड किया जाए, अपने राइट्स के बारे में बताया जाए एज ए लीडर। और साथ साथ में वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है
वो हमारे देश में जो सोशल इनइक्वलिटी है उसको हटाने में लगा दी। भारत की आज़ादी के बाद में उनको देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया और वो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे। और इस तरीके से जो हमारा जो संविधान बना है उसको बनाने में बाबा साहब की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाद में वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए क्योंकि उनके हिसाब से जो बुद्धिज़्म है वो ज़्यादा इंसानियत का धर्म है और उसमें ज़्यादा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो उस धर्म के लोगों को प्रोवाइड की गई है। अब हम जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज़ के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो तब तक संभव नहीं है जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी ना हो। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? सबको बराबर ट्रीट करना। लेकिन क्या आपको सबको बराबर की जो वोटिंग पावर है उसको देना ही डेमोक्रेसी है? नहीं। जब तक सोसाइटी में लोगों का स्टेटस बराबर ना हो और सभी लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ ना हो तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। एक जो बहुत गरीब आदमी है उसके लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? इसीलिए उन्होंने कहा कि इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में और उसके लिए जो है उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम नौकरियों में डाला जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है, सिविल सर्विसेज, स्कूल्स और कॉलेजेस में। और रिजर्वेशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो सोसाइटी का तबका सैकड़ों साल से पिछड़ा रह गया है और सफ़र किया है उसको आगे आने का मौका मिले और उनके एफर्ट से सोसाइटी का ये जो तबका था ये काफ़ी हद तक आगे आने में सक्षम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि उनका फ्रीडम के बारे में क्या आइडिया था। डॉक्टर अंबेडकर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे कि हर एक आदमी को विचारों की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना था कि जो विचारों की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ माइंड है, वो असली फ्रीडम होती है। जिसका जो दिमाग है वो फ्री नहीं है, जिसका माइंड फ्री नहीं है, वो भले ही चेन में ना हो लेकिन उसके बावजूद वो एक गुलाम की तरह है, वो एक फ्री व्यक्ति नहीं है। और जिसका माइंड फ्री नहीं है वो अगर मान लिया जेल में नहीं भी है तो भी वो प्रिजनर है, वो फ्री नहीं है। लेकिन जिसका माइंड जो है वो फ्री नहीं है, वो भले ही जिंदा है लेकिन वो मरे व्यक्ति की तरह ही होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ माइंड है वही इस बात का प्रूफ है कि हम जिंदा हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी इंसान है उसको अपने दिमाग से सोचना चाहिए, फ्री थिंकिंग करनी चाहिए, जो चीज़ सही हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो चीज़ सही ना हो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब के कुछ कोटेशंस की। उन्होंने पहला बात कही कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो हमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सिखाती है। जब तक आप बराबरी नहीं सिखाते, जब तक लोगों को आप फ्रीडम नहीं देते, जब तक आप लोगों को भाईचारा नहीं सिखाते, एक कास्ट को दूसरे कास्ट से ऊपर नीचे रखते हैं, तब तक वो धर्म जो है वो सही नहीं हो सकता है। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि ज़िंदगी महान होनी चाहिए बजाय इसके कि लंबी हो। हम जितने भी समय जिएं महान काम करें, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान का सबसे बड़ा जो धर्म है, जो उसका गोल है, वो अपने दिमाग को विकसित करना है। अगर आप एक इज्जत भरी ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी मदद करना ही सबसे अच्छी क्वालिटी की मदद होती है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में जब डिफ़िकल्टी होती है तो वो सोचते हैं कि दूसरे उनकी मदद करेंगे, लेकिन हमें इसकी चीज़ से बचना चाहिए क्योंकि अक्सर दूसरे लोग हमारी मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं। ऐसा कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी मदद करनी चाहिए। जब हम अपनी मदद करेंगे तभी हम अपने मकसद को पा सकते हैं। मैं किसी भी कम्युनिटी की जो प्रोग्रेस है उस बात पे मेज़र करता हूँ कि वहाँ पे औरतों ने कितनी प्रोग्रेस अचीव की है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सोसाइटी तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वहाँ पे औरतों का भी जो है वो प्रोग्रेस नहीं होता, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक इनका बहुत ही खूबसूरत कोट है कि मैन आर मॉर्टल, व्यक्ति मरता है और उसी तरीके से आइडियाज़ मर जाते हैं। कोई भी आइडिया अगर हम उसे आगे ले जाना चाहते हैं तो जैसे कि हमें एक पेड़ होता है उसमें हमें पानी डालना पड़ता है, उसी तरीके से आइडिया को भी हमें नर्चर करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आइडिया और व्यक्ति दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि आइडिया चाहे जितना भी महान हो, लेकिन जब तक हम उसको देखभाल नहीं करेंगे,
उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो अपने मकसद को नहीं पा सकता। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल टायरनी है, जो हम पॉलिटिकल जो डिक्टेटरशिप होती है, वो सोशल टायरनी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और जो भी रिफॉर्मर है वो सोसाइटी की जो टायरनी होती है, जिसमें कि सोसाइटी का एक तबका अपने को डिक्टेटर की तरह प्रेजेंट करता है और एक्सप्लॉइट करता है सोसाइटी के दूसरे तबके को, उसके अंदर ज़्यादा हिम्मत है बजाय इसके कि ऐसा पॉलिटिशियन जो कि गवर्नमेंट को डिफाई करता है और अक्सर जेल में जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो धर्म है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, वो ये है कि जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी है, जो एक सोसाइटी का तबका दूसरे सोसाइटी के तबके का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसके खिलाफ में लड़ें, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप है, सबसे बड़ा जो है वो टायरनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में जाना, उनके कुछ फेमस कोटेशंस के बारे में जाना। आप इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।